नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विधायकों की प्राथमिकता बैठक को किया संबोधित। कहा, विकासात्मक बजट के अंतर्गत 9,405 करोड़ 41 लाख रुपए के परिव्यय किए गए हैं प्रस्तावित। माकपा नेता संजय चौहान ने सरकार और जिला प्रशासन पर बर्फबारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रहने का लगाया आरोप। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिला और बाल विकास निदेशालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कई महीनों बाद कॉलेज खुलने से लौटी रौनक, विद्यार्थियों में भी दिखा उत्साह। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। फरवरी के अंतिम माह से आयोजित होने वाले बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पहले दिन दोपहर तक चंबा, सिरमौर तथा ऊना जिलों के विधायकों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मंडी, कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खाना पूर्ति कर रही है। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि विधायक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे, लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो हैं लगातार हम 3 एमएलए तो यहाँ खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सैंक्शन नहीं हुई है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरजीह दी जाती है। मुख्यमंत्री ने माना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल में 600 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। यदि यही हालत रही तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। 15वें वित्त आयोग से हिमाचल के फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, योजनाओं के नामों में फेरबदल हो सकता है। बजट सत्र से पहले करने की एक व्यवस्था हमेशा से रही है और अब की बार भी आज विधायक दल की बैठक हुई। आज चंबा, ऊना और वहाँ के जिला की बैठक, सिरमौर जिला की बैठक आज हुई है। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायकों से बेहतर उस क्षेत्र को दूसरा कोई नहीं जानता है। वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है और हमने यही कहा है कि पिछले कंपैरिजन में
जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यकाल, हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का रहा है, विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजंस भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। नाबार्ड के अंतर्गत भी स्वीकृतियाँ प्रोजेक्ट्स की जो है वो सैंक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है और हम इस क्रम को आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। सभी क्षेत्रों का विकास हो, संतुलित विकास हो। हर क्षेत्र की मांग एक जैसी नहीं होती है। किसी क्षेत्र की मांग सड़कों की होगी, किसी क्षेत्र की मांग पानी की ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र की मांग इंस्टीट्यूशन की होती है, किसी क्षेत्र जहाँ अलग अलग क्षेत्र की जो मांगें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए सरकार प्रयत्न करती है। और मैं समझता हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण हुई तबाही के बाद हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने हिमाचल में ग्लेशियरों को लेकर अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस बात का खुलासा मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी ग्लेशियरों का खतरा बना रहता है। यहाँ पर भी बिजली परियोजनाओं के लिए कई बांध बने हैं, इनको लेकर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में विद्युत परियोजना लगाने से पहले ग्लेशियरों को लेकर ध्यान दिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और खासतौर से जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, ग्लेशियर का इन दिनों में टूटना और इस स्केल पर, क्योंकि वो जो जानकारी मिली जो हमको 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसकी रिजर्वायर में, और उसके बाद वो सारा रिजर्वायर ही टूट गया। उसके कारण फिर आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो लोग लगे हुए थे काम में, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ। जो आदमी की ज़िंदगी का नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। कल मेरी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से बात हुई, मतलब हिमाचल पूरी संवेदना व्यक्त करता है इस घटना पर और बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो नुकसान हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उनको दिया जा सकता है उस दृष्टि से भी। लेकिन ये हम सब के लिए एक विषय है सोचने के लिए। जहां हम हाइडल प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों के लिए हम एहतियात के तौर, सावधानी के तौर पर आने वाले समय में जो चीज़ें आवश्यक हैं करने की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे। जहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ ग्लेशियर टूट करके रिजर्वायर में जाने की जिसकी संभावना हो, उसमें क्या चीज़ें सोची जा सकती है, क्या चीज़ें की जा सकती है, ये एक विषय है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नारकंडा ब्लॉक समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्य जीवन चौहान और शशि के निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि माकपा विधायक के विधानसभा क्षेत्र और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर में मिली यह जीत क्षेत्र में नए राजनीतिक अध्याय का सूत्रपात है। उन्होंने कहा कि यह जनता का जयराम सरकार के प्रति विश्वास को परिलक्षित करती है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। पंचायती राज संस्थाओं में सरकार के प्रति जन विश्वास दर्शाता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार के समर्थन में लगातार लोकसभा चुनाव और अब पंचायती राज चुनाव में जो है वो लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया और उसका समर्थन भी किया है। इसी कड़ी में शिमला ज़िला के नारकंडा पंचायत समिति के आज चुनाव हुए, जिसमें श्री जीवन जी अध्यक्ष और श्रीमती शशि जो है वो उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। इन दोनों को हम पार्टी की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों और इनके साथ मिलकर के बाकी सभी पंचायत समिति के सदस्य अपने इस क्षेत्र में विकास के लिए जो है वो काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वाक्य है कि सबका साथ सबका विकास
और सबका विश्वास, इस भावना को लेकर के पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद पूरे इलाके का विकास करना जो है वो इनका उत्तरदायित्व है, जिसके लिए सरकार इनको पूर्ण रूप से जो है वो सहयोग प्रदान करेगी। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में लगभग 95% पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। रोहड़ू और चिड़गांव के बाद ठियोग और नारकंडा और साथ ही साथ आज रामपुर तहसील की ननखरी पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। जिला परिषद जितनी आज तक हुई हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो विजयी रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त मिली थी, उसी प्रकार से आज जो चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे आगे है। आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के निकलेगी। मैं पुनः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पंचायत समिति सदस्यों को यहाँ नारकंडा में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रही किसान आंदोलन का बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने समर्थन किया है। सनम रे फिल्म की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला आजकल शिमला की बर्फीली वादियों में घूम रही है। अपने परिवार सहित शिमला घूमने आई उर्वशी ने शिमला के खूबसूरत मौसम की तारीफ की, साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन किया। उर्वशी ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, उनकी मांगे जायज हैं, उनकी मांगों का हल निकलना चाहिए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों पहाड़ों की हसीन वादियों का दीदार करने शिमला पहुंची है। उर्वशी कुफरी नारकंडा में बर्फ का लुत्फ उठाने के बाद शिमला के मॉल रोड पर पहुंची। उर्वशी अपने परिजनों के साथ हिमाचल की शांत और खूबसूरत वादियों में कुछ समय बिताने के लिए यहां पहुंची है। मॉल रोड स्थित जश्न रेस्तरां में मीडिया से बातचीत के दौरान उर्वशी रौतेला ने कहा कि इससे पहले भी सनम रे की शूटिंग के लिए शिमला व कल्पा आ चुकी है। जी एक्चुअली हम यहाँ पे सोलन की ट्रिप के लिए आए थे और फिर हम यहाँ पे बहुत ही रूफ टॉप पे देयर इज दिस होटल वाइल्ड फ्लावर, तो वहाँ पे हम रुके थे एंड देन वी वेंट फॉर स्कीइंग का बहुत आनंद लिया हमने। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई शिमला में, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया विद द एंटायर फैमिली एंड सो या आई मीन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है शिमला और मैं यहाँ पे बार बार आना पसंद करूँगी। शिमला के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी जब कर रहे हैं बहुत काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं, तो या इट्स ग्रेट। उर्वशी रौतेला ने कहा कि हिमाचल से उनका खास लगाव रहा है। यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का भी समर्थन किया है। कहा कि किसान देश की रीढ़ है, सभी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध का अधिकार है, जिसका वह समर्थन करती है। उर्वशी ने कहा कि किसानों की मांगों का हल निकालना चाहिए। उर्वशी ने हिमाचल की सुंदर वादियों, हिमाचल के व्यंजनों और यहाँ के भोले भाले और मिलनसार लोगों की खूब तारीफ की है। जी मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करती हूँ किसान को, बिकॉज हमारा जो नेशन है भारत, वो एक तरीके से जिसे बोलते हैं बैकबोन है हमारे कंट्री की, नेशन की। और जिस तरीके से वो जो भी ये हमारा राइट है और ये उनका भी पूरी तरीके से राइट है, जिस तरीके से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। भाजपा नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार और जिला प्रशासन बर्फबारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जिला कमेटी सरकार द्वारा बर्फबारी से निपटने के लिए किए गए आधे अधूरे इंतजामों की कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि बिजली, पानी, सड़कों व अन्य मूलभूत सेवाओं को तुरंत दुरुस्त कर जनता को इस बर्फबारी के कारण हो रही असुविधा से राहत प्रदान करे। संजय चौहान ने कहा कि इन मूलभूत सेवाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार अपने उत्तरदायित्व को नजरअंदाज कर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी शिमला, ये जो हाल ही में बर्फबारी हुई है, इसको लेकर जो सरकार के इंतजाम रहे हैं उसमें सरकार जो है पूरी तरह विफल रही है। पार्टी इसकी जो है कड़ी निंदा करती है जो सरकार का रवैया रहा है
और इसके साथ साथ जिस प्रकार से शिमला शहर जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर जो है वो बिजली की व्यवस्था जो है लगभग पूरे शहर में 24 घंटे तक ठप रही है। और आज भी जो शिमला शहर और इसके साथ लगते जो इलाके हैं वहां पर आज भी जो है बिजली जो है वो सुचारू नहीं हो पाई और पेयजल भी जो है पूरी तरह से पूरे शहर में जो है अव्यवस्थित है। इसके साथ साथ जो शिमला शहर के जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर सड़कें जो आज पैदल चलने के मार्ग हैं वो भी अभी तक जो है सुचारू नहीं रहे हैं और उसमें फिसलन है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो आज जिला के अंदर जो सड़कें हैं वो भी अधिकांश सड़कें जो है या तो उसमें फिसलन है या बंद पड़ी हुई है। और जो मुख्य मार्ग जो शिमला को जोड़ते हैं जिसमें मुख्यतः जो शिमला रामपुर रोड है वाया नारकंडा है, इसके अलावा जो शिमला रोड है जो रोडू को जो है वो जोड़ता है, आज भी ये रोड जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही और इसमें फिसलन है। जिस प्रकार से आज सुबह हमने देखा है कि कोटखाई के पास एक निजी बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और बाल बाल बची है वो सड़क से बाहर जाने में। और इसमें जो है यदि ये बस जो है सड़क से बाहर चली जाती तो एक बड़ी दुर्घटना जो है इससे हो जाती। तो जिस प्रकार से सरकार जो है इन मूलभूत सेवाओं को जो है जनता में देने में विफल रही है और दूसरी ओर सरकार आज अगर देखें व्यस्त किस काम में है, वो आज जिला परिषद के अध्यक्ष और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में जो है पूरी तरह से व्यस्त और मस्त है। उसके लिए जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसको खरीद फरोख्त करने के अलावा जो है इन मूलभूत सेवाओं को बहाल करने की ओर जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्री प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के हिमलैंड शिमला स्थित निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त न किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। यूनियन का कहना है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले 45 वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रही हैं। उन्होंने चेताया कि अगर प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा सरकार आगामी बजट सत्र में नहीं करती है तो हजारों कर्मी बजट सत्र में ही सरकार का घेराव करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीआईटीयू की राज्य कमेटी द्वारा शिमला स्थित प्रदेश निदेशालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन की कार्यकारी सचिव वीना शर्मा ने सरकार से केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले 45 वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त न किया गया और अगर ICDS का निजीकरण करने की कोशिश की गई व आंगनबाड़ी वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आगामी बजट सत्र में प्रदेश मंत्रिमंडल का घेराव किया जाएगा। आज का हमारा धरना प्रदर्शन था वो है मेन है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री नर्सरी के लिए अब प्राथमिक विद्यालयों में भेजा जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो उसमें उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जो काम करेंगे वो नियमित टीचर की भर्ती उसके लिए की जाएगी, जिसका हमारी यूनियन बिल्कुल विरोध कर रही है। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको हम पिछले 45 वर्षों से इनकी शिक्षा का काम जो है वो हम ही लोग कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार जो है हम लोगों की अनदेखी कर रहा है और इसमें नियमित भर्ती की वो जो बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं प्री नर्सरी को लेकर के। हमारी अगली रणनीति होगी कि अगर सरकार आज के क्योंकि आज का जो प्रदर्शन था वो हम कम संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और अगर सरकार हमारी इस बात को अभी भी नहीं मानती है तो आने वाला जो हमारा बजट सत्र होगा उसमें हम पूरे दल और बल के साथ अपनी प्रदर्शन विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार हमारी इस चीज़ को नहीं मानती है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, नई शिक्षा पॉलिसी में जो लिखा गया है वो साफ इस तरह से लिखा गया है कि उसमें जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और जो भी उनमें बच्चों की जो शिक्षा का देखरेख जो कर रहे हैं वर्कर्स और हेल्पर्स को उसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है बच्चों की प्री स्कूल के लिए, तो हिमाचल गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं ले रही है कि
जब उत्तर प्रदेश और पॉलिसी के हिसाब से भी आंगनवाड़ी को ट्रेंड किया जाना चाहिए, तो फिर वो इससे पीछे कहाँ आ रही है। और इतिहास गवाह है कि इस यूनियन ने जब भी अपना संघर्ष करा है, जब भी कोई लड़ाई लड़ी है, तो उसको हासिल करके रहे हैं। और हम आगे भी यही बताएंगे कि विधानसभा का घेराव हम पूरे दल और बल के साथ करेंगे और अनिश्चित काल के लिए हम वहाँ पे विधानसभा के बाहर बैठेंगे। वित्तीय साक्षरता के आयाम को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विगत 5 वर्षों से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष 8 से 12 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी के चलते इस कार्यक्रम का शिमला में विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आरबीआई द्वारा लोगों को वित्तीय प्रबंधन के प्रति साक्षर करने के लिए एचआरटीसी की 100 बसों में पोस्टर लगाकर रवाना किया गया। राजेश शर्मा विशेष सचिव वित्त, मुख्य अतिथि किशन चंद आनंद, प्रभारी महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक रमेश चंद महाप्रबंधक द्वारा होटल हॉलिडे होम शिमला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्रेडिट अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट थीम पर आधारित इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के कार्यक्रम में डीके कपिला, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड तथा वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उच्चाधिकारियों ने भी सहभागिता की। केसी आनंद ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष चुनिंदा महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों के बारे में आम जनता को जागरूक करता आ रहा है। इसी के चलते इस बार ऋण अनुशासन से संबंधित विषयों पर व बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर होने वाले लाभ से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। औपचारिक संस्थान जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। सरकार द्वारा सस्ते ऋण हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे कि केसीसी, मुद्रा, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, शिक्षा ऋण आदि भी इन संस्थानों द्वारा ही चलाई जाती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा आम लोगों को ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय जागरूकता कार्यशालाएं इस सप्ताह आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित 3 पोस्टर सभी बैंक की शाखाओं, वेबसाइट एवं एटीएम में अगले 6 माह तक प्रदर्शित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले 1-1.5 दशक से वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता हेतु बहुत से कार्यक्रम कैंपेन के हेतु पूरे भारतवर्ष में चलाता आया है, मगर हमने महसूस किया है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र वाले इलाकों में इनके जो कैंपेन्स का जो है में थोड़ी कमी पाई गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमें एचआरटीसी का सहयोग मिला है। आज से हम लगभग 100 बसों के माध्यम से पोस्टर के द्वारा हमारे जो साक्षरता संबंधी जितने भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, सूचनाएं हैं, अभियान हैं, उनको प्रदेश के दूर दूर इलाकों में फैलाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। हमें एचआरटीसी का इसमें सहयोग मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हमारे जो दूर दूर हिमाचल के दूर दूर गाँव में जो निवासी है उनको सहयोग मिलेगा और वो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में उनका क्या कहते हैं जोड़ने से इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। और इस प्रयास में मैं एचआरटीसी के पूरे प्रबंधन को भी अपने तरफ से और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वहीं इस अवसर पर उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। एक पूरा सप्ताह बना रहा है जिसमें आम जन को जो है उनको साक्षर कर रहे हैं, जो भी उनकी वित्तीय प्रणाली है और जो क्वेश्चन जो है आम जन को लेनी है। और इसी के तहत इन्होंने एचआरटीसी के साथ समन्वय बना के कुछ बसेस के माध्यम से जो है वो बैक पैनल्स लगाए हैं, जिससे कि ये जो साक्षरता का अभियान है आरबीआई के द्वारा चलाया गया, ये आम जन तक दूर दूर तक पहुँच सके। ये कार्यक्रम है, ये पूरे भारतवर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसी ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है उसके तौर पे हमने हिमाचल में जो है 11 ज़िलों में 100 बसेस को हायर किया है, जो 2 महीने तक प्रदेश के विभिन्न गाँव में जा जाकर ये मैसेज जो है लोगों तक फैलाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने शिमला ऑफिस की तरफ से जो है कई जगह ये होर्डिंग्स के थ्रू भी इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो सिटी केबल्स हैं उनके थ्रू भी ये इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह के जो कैंपेन है इसका प्रभाव जो है आने वाले दिनों में
लोगों की साक्षरता के रूप में, वित्तीय साक्षरता के रूप में आगे आएगा। हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। इस दौरान कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। वहीं राजधानी शिमला के संचौली स्थित एक्सीलेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सीबी मेहता ने बताया कि माइक्रो प्लान के तहत ही कॉलेजों में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत तय किए गए मानकों को पूरा करते हुए कॉलेज खोला गया है। छात्रों को मास्क लगाकर ही कॉलेज में आने को कहा गया है व सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। हिमाचल में सोमवार से सभी डिग्री कॉलेज खुल गए। करीब 10 माह तक कोविड काल के बाद आज से प्रदेश के कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगाना शुरू हो गई हैं। प्रदेश के सभी कॉलेज कैंपस छात्रों से गुलजार हुए। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का भी ध्यान रखा गया। कॉलेज आने वाले सभी छात्रों की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही और मास्क पहनकर ही छात्रों को अंदर आने दिया गया। कॉलेजों में प्रिंसिपलों और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए माइक्रो प्लान के हिसाब से कक्षाएं शुरू हुई। जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या अधिक है वहां पर एक दिन छोड़कर या सुबह शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। बात करें राजधानी शिमला के संचौली स्थित एक्सीलेंस कॉलेज की, तो वहां सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। इस दौरान कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राएं भी बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि कॉलेज बंद रहने के दौरान भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी थी, लेकिन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों का मानना है कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था ज्यादा सही है, जिसमें कक्षाओं में हाजिर होकर वह शिक्षकों से कई सारी चीजें जान सकते हैं। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा हो पाती है और ऑनलाइन में उतना इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं होती और हम जैसे मोबाइल पे ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, आइज़ को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और ये सब ज़रूरी है। दैट्स व्हाई दे ऑल हैव डन सच अ ग्रेट जॉब, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आई गेस। So yeah, we are excited to start our online classes after so long time. वहीं संचौली कॉलेज के प्रिंसिपल सीबी मेहता ने बताया कि कोविड-19 के तहत तय किए गए मानकों को पूरा करते हुए कॉलेज खोला गया है। कक्षाओं को सैनिटाइज किया जा रहा है और छात्रों को मास्क लगाकर ही कॉलेज आने को कहा गया था। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करने के लिए हिदायत जारी की गई है। वो छात्र डिप्राइव नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन से। मैंने हर एक टीचर को परसों ही ये निर्देश दे दिए हैं, कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ नहीं पा रहा है, हो सकता है रोड ब्लॉक हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो उस बच्चे का जब भी कभी कॉल आए तो उसको अकोमोडेट करना है। आगे जाके जैसे उसके असाइनमेंट असेसमेंट वगैरह में भी दिक्कत आएगी तो वी हैव टू अकोमोडेट। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद पड़ी आंख, ईएनटी और महिला रोगों की ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। रिपन अस्पताल के एमएस डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि गायनी, ईएनटी, एनेस्थीसिया के रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन चर्म रोग और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। गौरतलब है कि रिपन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद मरीजों को इलाज संबंधी परेशानियों से निजात मिल पाएगी। जैसे ही ये हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल हुआ, हमने ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी सब कुछ स्टार्ट कर दी है। अब सर्जरीज, हर डिपार्टमेंट की सर्जरी शुरू हो गई हैं। ऑर्थो, जनरल सर्जरी और गायनी, ये तीनों सर्जरी स्टार्ट कर दी हैं। अब आई और ईएनटी की भी जल्दी शुरू हो जाएगी। अभी तक पिछले हफ्ते से स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक हमारे पास 28 के राउंड सर्जरीज हो गई हैं और आज भी 2 गॉल ब्लैडर की सर्जरीज हो रही हैं। गायनी, एनेस्थीसिया, ईएनटी, स्किन और साइकेट्री, इन डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर नहीं थे और गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गायनी, ईएनटी और एनेस्थीसिया जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी उनमें इमीडिएटली डॉक्टर्स पोस्ट कर दिए हैं और ये डॉक्टर्स जो हैं ओपीडी स्टार्ट कर, इन डिपार्टमेंट्स की ओपीडी स्टार्ट हो गई। अब सिर्फ हमारे पास स्किन और साइकेट्री के डॉक्टर नहीं हैं, वो भी शायद अगर अवेलेबल होंगे जल्दी आ जाएंगे सर। हाँ, हम ये तो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, हम गवर्नमेंट को टाइम पे इन्फॉर्म करते रहते हैं। राजधानी शिमला स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय चौड़ा मैदान में गत 5 दिनों से आयोजित एनसीसी के सीएटीसी कैंप का सोमवार को समापन हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी कैडेट्स को अनेक विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि एनसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी कैडेट्स को कम समय में प्रशिक्षण प्रदान कर एकता और अनुशासन के साथ देश के लिए कर्मठ सैनिक तैयार करना है। कैंप चला था यहाँ पर कोटशियरा में, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। डिफिकल्ट टाइम्स था, ट्रेनिंग जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से आपको मिल नहीं पाई,
तो एक कोशिश थी ये 5 दिन में कि हम आपको एटलीस्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जिससे आप लोग पूरे साल से वंचित थे, चाहे वो ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, उसके बारे में हम जितना हो सके इन 5 दिनों में वो ट्रेनिंग हम आपको दे सके। और मेरे को खुशी है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जितनी भी हमने ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर दी है उसमें आपने अपना 100% योगदान दिया। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।